तेजी के बाद आज बाजार में सुस्ती। निफ्टी 25,290 के पास सपाट, वहीं बैंक निफ्टी 100 अंक फिसलकर 59,100 के पास। मेटल शेयरों से सपोर्ट। लगातार तीसरे दिन चमके मेटल शेयर। चांदी में रिकॉर्ड रैली से हिंदुस्तान जिंक को बूस्ट, करीब 5% चढ़ा। हिंद कॉपर, वेदांता, इंडाल्को और नैल्को भी 1 से 3% ऊपर। वहीं जिंदल स्टील और सेल में भी 1 से 2% की तेजी। मिले जुले नतीजों के बाद इंटरग्लोब एविएशन पर दबाव, करीब 1.5% फिसला। तीसरी तिमाही में आय 6% बढ़ी, लेकिन मार्जिन पर प्रेशर। बेहतर तिमाही नतीजों के बाद होम फर्स्ट फाइनेंस करीब 7% चढ़ा। वहीं मिले जुले तीसरी तिमाही के नतीजों से बंधन बैंक 3% से ज्यादा ऊपर। वहीं कमजोर नतीजों से जीएसपीएल करीब 3% नीचे। सीबीआई और एंटी करप्शन ब्यूरो के सर्च ऑपरेशन से एजी इंफ्रा इंजीनियरिंग का शेयर करीब 3.5% फिसला। कंपनी का कॉर्पोरेट और रीजनल ऑफिस समेत बिहार प्रोजेक्ट साइट पर सर्च ऑपरेशन। निफ्टी में आज श्रीराम फाइनेंस, जेएसडब्ल्यू स्टील, सिप्ला जारी करेगी दिसंबर तिमाही के नतीजे। जेएसडब्ल्यू स्टील की आय 9% बढ़ने का अनुमान। वहीं श्रीराम फाइनेंस के एसेट क्वालिटी में दिख सकता है सुधार, जबकि खर्चों में बढ़ोतरी से सिप्ला के मार्जिन पर असर संभव। और आ जाएंगे एमसीएक्स, बीपीसीएल, अदानी ग्रीन, गोदरेज कंज्यूमर के नतीजे। तिमाही नतीजों में इंडसइंड बैंक, बीपीसीएल के नतीजे भी आज। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कमोडिटी 10 बजे 10 मिनट की इस बहुत ही क्रिस्प रणनीति में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ। और आज आपकी विशेष तैयारी कराने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे साथ कमोडिटी समाचार से अंकित कपूर साहब। अंकित जी, बहुत बहुत स्वागत, गुड मॉर्निंग। और सबसे पहले सरस्वती पूजन और वसंत पंचमी की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। एक समृद्धि का प्रतीक, एक अलग सा रंग जो है वो कहीं ना कहीं पूरे वातावरण में नजर आता है। और हम यही चाहेंगे कि ये रंग, ये रौनक जो है वो कमोडिटी बाजार में भी बनी रहे। और मेरे ख्याल से सरस्वती पूजन के दिन वो रौनक लौटी है। तो मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन सबसे पहले जरा बाजार का एक चेक ले लेते हैं। जी हाँ, अगर हम देखें खास तौर पे इस वक्त गोल्ड और सिल्वर की, तो सबसे पहले सिल्वर की बात करनी होगी। 3,40,000 के आसपास इस वक्त चांदी में एक बार तेजी लौटी है। हमने देखा था कि कल 3,09,10,000 के आसपास कहीं सेटल होती हुई नजर आ रही थी। अगर हम गोल्ड की बात करें तो 1,52,000, 50,000 ये जो रेंज था, अब उसे आगे बढ़ते हुए 1,58,59,000 के करीब पहुंचता हुआ गोल्ड का भाव। अब दरअसल क्या है कि सोने ने तो नया रिकॉर्ड बना लिया है। और कल जो पूरी तरह से लगातार प्रेशर देखने को मिला था, और खासतौर पे चांदी में जो 20% का पूरी तरह से करेक्शन देखने को मिला था, उसने चिंताएं बढ़ा दी। लेकिन क्या गजब का कमबैक का। अंकित जी, वसंत पंचमी के दिन और कमोडिटी बाजार में रौनक ही रौनक, बताइए। लेकिन अमूमन इस तरह के मार्केट में बहुत सारे लोगों के साथ ये पहला तजुर्बा होगा जब इस तरह का इतना बड़ा गैप अप देख रहे हैं वो। तो क्या रणनीति रखी जाए आज के लिए? नमस्कार प्रशांत जी, और सभी दर्शकों को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और आपको भी और आपकी पूरी टीम को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। सिल्वर, गोल्ड, कल दिन भर यही लग रहा था कि अब थोड़ा सा करेक्शन आएगा। जो इतनी लगातार तेजी चल रही थी, थोड़ा सा ये करेक्शन डीप हो सकता है। लेकिन हमने मार्केट में देखा कि शाम तक तो वो चीजें सारी सही थी, लेकिन शाम को 7 बजे बाद वापस से रिवाइवल लिया। और जिस तरह से स्पीड पकड़ी है सिल्वर और गोल्ड ने, हमने देखा आज नया हाई देखा है। तो यहां पे एक चीज तो क्लियर हो गई कि ट्रेंड वीक नहीं है, और कोई भी अब करेक्शन, बहुत बड़ी गिरावट की उम्मीद नहीं करेंगे। और ये जो ट्रेंड अब $99 के आसपास चांदी पहुंच चुकी है, $49.50, $49.60 के आसपास गोल्ड पहुंच चुका है, तो ये कंटिन्यू ट्रेंड रहने वाला है। और अभी इसके अंदर जो गिरावट की उम्मीद थी, वो करेक्शन जो कल था, वो कल दिन भर में पूरा हो गया है और नई तेजी के लिए तैयार हो चुका है। और आने वाले टाइम में अभी और तेजी देखने को मिलेगी। बिल्कुल, तो आने वाले वक्त में तेजी देखने को मिल सकती है। कुछ लेवल्स बता सकते हैं अंकित जी? देखिए, यहाँ पे अगर गोल्ड की बात करें तो आज की तारीख में लेवल्स इतने ज्यादा हैवी हो चुके हैं। 30 से 40 हजार का मूवमेंट पर डे चांदी के अंदर हो रहा है, गोल्ड के अंदर 8 से 10 हजार का मूवमेंट हो रहा है। तो मुझे लग रहा है कि इसके अंदर कोई भी गिरावट अगर आती है चांदी के अंदर, तो यहाँ पे जो फिजिकल अब मार्केट में बाय करना चाहते हैं, तो यहाँ पे 3,25,000 के आसपास अगर मिलता है तो फिजिकल में बाय कर सकते हैं।
2,75,000 का स्टॉप लॉस रहेगा। आने वाले टाइम में 3,90,000 से 4,20,000 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अगर मैं चार्ट पैटर्न की बात करूं तो यहाँ पे फ्लैग पैटर्न बना हुआ है और 2,40,000 से 3,35,000 की जो नॉन स्टॉप तेजी देखने को मिली थी और कल का जो करेक्शन था तो फ्लैग पैटर्न बनने के बाद में यहाँ पे फ्रेश तेजी हमको देखने को मिली है। तो 2,25,000 के ऊपर फ्रेश तेजी मिली है, तो सपोर्ट के आसपास अगर मिलता है खरीदारी करके चले। स्टॉप लॉस 2,75,000 का लगा के रखेंगे। आने वाले समय में 3,90,000 4,20,000 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। लेकिन प्रशांत जी, आज की तारीख में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आज की तारीख में 50,000 रुपए का स्टॉप लॉस एक मामूली स्टॉप लॉस हो गया है, क्योंकि 30-30 40-40 हजार रुपए की यहाँ पे चाल देखने को मिल रही है। और अगर मैं गोल्ड की बात करूं तो गोल्ड के अंदर भी मुझे ट्रेंड पॉजिटिव लग रहा है। गिरावट अगर मिलती है तो 1,55,000 के आसपास यहाँ पे बाय करा जा सकता है। 1,48,000 मतलब कल का जो लो है उसके नीचे का स्टॉप लॉस लगा के रखेंगे। 1,65,000 से 1,72,000 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। क्या बात है। तो गोल्ड में 1,55,000 ये लेवल याद रखिए। बाय ऑन डिप्स की सलाह यहां पर मिलती हुई इस लेवल पे कहीं आपको गोल्ड मिल रहा है तो यहां पर आप खरीदारी करके चलिए। 1,48,000 का जो कल का लो था वो आपका कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस बन रहा है गोल्ड में, और 1,65,000 1,70,000 ये जो लेवल्स हैं वो आपके टारगेट के तौर पर देखे जा रहे हैं। सिल्वर की बात करें तो 3,25,000 ये जो अगर लेवल आपको मिलता है बाय ऑन डिप्स की रणनीति के तहत तो यहां पर आपको खरीदारी करके चलने की सलाह यहां मिलती हुई। 2,70,000 का स्टॉप लॉस यहां पर आपको 2,70,000 का, हाँ जी हाँ, स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन करना है जो अंकित जी बता रहे थे। और 3,90,000 4,20,000 ये बड़े टारगेट जो हैं वो अंकित जी देते हुए नजर आ रहे हैं। अंकित जी, ईटीएफ को लेकर भी बड़ी अलग अलग नैरेटिव चल रहे थे, हमें बताइए कि ये पूरा माजरा क्या है। हमारे दर्शकों को आसान भाषा में जरा समझाइए कि ये जो एक तरह का फर्क दिख रहा था और बहुत सारे प्रश्न चिन्ह भी उठ रहे थे, बहुत सारे मैं न्यूज आर्टिकल से भी गुजरा, वहां पर भी बहुत सारे प्रश्न उठ रहे थे, तो ये जरा माजरा समझना चाहेंगे। देखिए, ईटीएफ के अंदर क्या हो रहा है कि जो पैरिटी चलनी चाहिए वो पैरिटी नहीं चल पा रही है। कहीं पे हमने देख रहे हैं 20-20% तक हमने ड्रॉडाउन देखा है, और जिस तरह से स्टॉक्स बढ़ने चाहिए थे ईटीएफ के अंदर वो बढ़ते हुए नहीं दिख रहे हैं। तो जो पैरिटी है वो काफी मिसमैच हो रही है, क्योंकि देखिए सिल्वर तो ग्लोबल मार्केट के अंदर है, लेकिन हर म्यूचुअल फंड का अलग अलग नजरिया देख रहे हैं। कहीं पे म्यूचुअल फंड पे अलग पैरिटी दिख रही है, कहीं पे दूसरी जगह अलग पैरिटी दिख रही है। मैं किसी म्यूचुअल फंड का नाम नहीं लूंगा, लेकिन हर जगह क्लाइंट्स जो है वो परेशान है कि हमारे रेट्स क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, जबकि मार्केट्स के अंदर रेट जो फिजिकल मार्केट में है वो बढ़ चुका है। अगर हम M6 में देखें तो वो बढ़ रहे हैं, इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ रहे हैं, लेकिन उनके प्राइसेस उतने ज्यादा नहीं बढ़ पा रहे हैं जितने यहाँ पे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। करीब करीब 20 से 25% का यहाँ पे गैप देखने को मिल रहा है। लेकिन मैं यहाँ पे मानना चाहूंगा कि मार्केट के अंदर वॉलिटिलिटी इतनी ज्यादा है, तो यहाँ पे ईटीएफ का क्या कैलकुलेशन है उसको अभी तक क्लियर नहीं हो रहा मार्केट में। इसी वजह से जो ट्रेडर्स हैं और या फिर जो एनालिस्ट हैं वो इस समय परेशान हो रहे हैं। बिल्कुल, चलिए अब एक बार बढ़ते हैं आगे और क्रूड को भी अपने रडार पर ले कर आते हैं। कच्चे तेल में आज तेजी देखने को मिल रही है। ब्रेंट क्रूड आप देखेंगे 64.6 यानी $64.5 के थोड़ा ऊपर यहां पर कारोबार होता हुआ। WTI क्रूड पर नजर डालें तो ये $60 के आसपास है और दोनों में लगभग 1% की तेजी साफ तौर पर नजर आ रही है। MCX क्रूड को देखें तो 5500 के नजदीक इस वक्त नजर आता हुआ। क्रूड के अगर फंडामेंटल्स पर नजर डालें तो ट्रंप की ईरान के खिलाफ चेतावनी से जो सप्लाई साइड की चिंताएं हैं वो एक बार फिर से रेज होती हुई नजर आ रही हैं। ईरान को विरोधियों का निशाना बनाने को लेकर चेतावनी दी। ओपेक के चौथे सबसे बड़े उत्पादक में सैन्य कार्रवाई को लेकर एक तरह का रिस्क जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और ये चीजें जो हैं वो क्रूड को इफेक्ट करती हुई नजर आ रही हैं। अंकित जी, आप बताइए क्रूड में क्या रणनीति रखी जाए और फिलहाल किस तरह से देखते हैं क्रूड बाजार को? क्रूड ऑयल के अंदर वॉलिटिलिटी स्टार्ट हो चुकी है। जैसे अभी हमने देखा काफी टाइम से एक रेंज में चल रहा था, लेकिन अब ग्लोबल मार्केट में जो टेंशन है अब वो ईरान की तरफ बढ़ चुका है। अभी तक वेनेजुएला तक था तो लोगों ने एक्सपेक्टेशन थी कि यहाँ से क्रूड ऑयल बढ़ेगा, लेकिन वहां पे कोई असर देखने को नहीं मिला था। लेकिन अब ईरान की तरफ जो टेंशन क्रिएट हुई है, क्योंकि हमने सुना है कि शायद मार्केट में जो अमेरिका का युद्धपोत है वो भी उसके करीब पहुंच चुका है और ईरान की तरफ से भी स्टेटमेंट्स लगातार जारी हैं। तो ये टेंशन जो मिडिल ईस्ट में बनी हुई है उसकी वजह से हमको वापस से क्रूड ऑयल के अंदर उछाल देखने को मिल रहा है। हमने देखा अभी शॉर्ट टर्म में 5,000 से हमने 5,600 तक की रैली देखी। कल हमने एक शॉर्ट टर्म में करेक्शन वापस से देखा तो 5450 के आसपास देखा। कल जब हम आपके चैनल पे थे तो एक ही चीज मैंने करी थी कि 5500 5450 के आसपास अगर मिलता है तो 5250 के स्टॉप लॉस से खरीदी करी जा सकती है। तो इसी ट्रेंड को मैं आगे कंटिन्यू करूंगा कि 5500 से 5450 के बीच में अगर आपने खरीदारी कर रखी है तो स्टॉप लॉस 5250 का लगा के रखें। आने वाले टाइम में 5700 5800 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। चलिए, तो आपको लक्ष्य और वॉलेटिलिटी में किस तरह की रणनीति आपको रखनी चाहिए वो भी अंकित जी ने बखूबी बताया। बहुत बहुत शुक्रिया अंकित जी अपना समय देने के लिए और उसके साथ ही तमाम रणनीति हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए।